Hello student, welcome to SK Study Points. I am Shankar, your teacher. ये डिमांड का आपको पार्ट सेकेंड में कराने जा रहा हूँ आपको. आई थिंक कि पार्ट वन में आपने काफ़ी सारा एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा आपको, और कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी अच्छे किए हैं, तो उनके कमेंट्स भी मैं आज ले लूँगा. और साथ ही जिन बच्चों ने कमेंट्स करना चाहें, लास्ट जो मैंने वीडियो फर्स्ट डिमांड का कराया था उससे रिलेटेड, तो बिल्कुल करें. तो लेट्स स्टार्ट. डिमांड में मैंने आपको फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड करवा दिया था. आज मैं आपको डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड यानी इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड कोशिश करता हूं कि वो इस वीडियो में आ जाए. तो लेट्स ट्राई. ओके, तो आज हम लोग करने चाह रहे हैं डिमांड को. बेसिकली जैसे डिमांड का मैंने आपको बता दिया था कि बेसिक एलिमेंट डिमांड का क्या है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. अब आप देखो कि आई थिंक कि आप लोगों को याद होगा, पहला मैंने बताया था विलिंग टू परचेज, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, तीसरा प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, एंड फोर्थ इज कंज्यूमर परचेजिंग पावर यानी एबिलिटी टू परचेज. ये चार बेसिक एलिमेंट मैंने बताया था कि लैक ऑफ एनीवन वी कांट से डिमांड. जब भी किसी चीज के बारे में हम सोचें कि ये डिमांड है या डिमांड नहीं है, तो आपको यही देखना है कि ये चार एलिमेंट है इसमें या नहीं है. यदि चार एलिमेंट नहीं है तो वो डिमांड नहीं होगा. चार को तो छोड़ो, यदि उसमें से कोई एक भी ना हो, मान लीजिए तीन चीज है, अब मान लीजिए हमारे पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन विलिंग टू परचेज नहीं है, तो वो डिमांड नहीं होगा. हमारे पास विलिंग टू परचेज है, गुड्स अवेलेबल है, उसकी प्राइस भी है, और परचेजिंग पावर नहीं है, तो ये सिर्फ विलिंग हो जाएगा, इच्छा. ठीक है, यानी कि डिमांड होने के लिए चार बेसिक एलिमेंट होने बहुत ही जरूरी हैं. तो ये चार बेसिक एलिमेंट आप लोग ये लर्न रखना. जो अब लॉ ऑफ डिमांड बताऊंगा तब मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा और बताऊंगा कि लॉ ऑफ डिमांड में भी ये चारों चीजें हैं. तो हम पहले डिमांड करते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड. यदि डिमांड की बात करें तो डिमांड देखो, डिमांड टू पार्ट्स में बट जाते हैं. एक को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है मार्केट डिमांड. क्या होता है? मार्केट डिमांड. अब ये दो चीजें हो गए, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. अब इंडिविजुअल डिमांड में आप देखोगे कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है. ये किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, जैसे मान लीजिए कि ए एक कंज्यूमर है, बी इंडिविजुअली एक कंज्यूमर है, सी इंडिविजुअली एक कंज्यूमर है. तो ये यदि मैं इंडिविजुअल ए की बात करूं, बी की बात करूं या सी की बात करूं, तो ये क्या है? डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड है. किसका? कंज्यूमर ए का, कंज्यूमर बी का, कंज्यूमर सी का. अब मान लो इसी चीज को मैं ऐसे दिखा दूं, ऐसे ये. अब इस चीज को देखो आप कि यदि मैं यहां क्वांटिटी ले लेता हूं, क्वांटिटी ए का, क्वांटिटी बी का, क्वांटिटी सी का, ठीक, और यहां पे एक कॉलम मैंने बना दिया प्राइस का. ठीक है, अब प्राइस है तो मान लीजिए कि इनिशियल प्राइस 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 3 2 ले लीजिए. अब आप देखो कि यदि प्राइस 5 पे यदि ये मान लीजिए 2 यूनिट खरीदता है, ये 3 यूनिट खरीदता है और ये 4 यूनिट खरीदता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल डिमांड ए का क्वांटिटी कोई भी गुड्स है जिसकी क्वांटिटी 5 रुपीज में वो 2 यूनिट लेता है, तो ये इंडिविजुअल डिमांड. उसी तरह से बी का इंडिविजुअल डिमांड 3 हुआ,
सी कोई कंज्यूमर है जिसका कि एट 5 रुपीज पे इसकी डिमांड वो 4 करता है। अब जब प्राइस फॉल करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी डिमांड 3 हो गई, इसकी मान लो 4 हो गई और इसकी 5 हो गई। उसी तरह से 3 पे 3 जब प्राइस होता है तो इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, ठीक है। और 2 पे ये 5 लेता है, ये 6 लेता है और ये 7 लेता है, ठीक है। अब ये देखो आपकी ये इंडिविजुअली ए बी सी अलग अलग कंज्यूमर है जिसके अलग अलग डिफरेंट उसके डिमांड है। ये जो डिफरेंट डिमांड हम शो कर रहे हैं ये इंडिविजुअल है, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिमांड में अब क्या है कि यदि मैं इन तीनों को यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी इन तीनों को प्लस कर दूं, इन दोनों को प्लस कर दूं, तो जो क्वांटिटी आएगी हमारी वो क्या होगी। तो देखिए 3 to 5, 5 और 4, 9। या ऐसे लाइन खींच लेते हैं जिससे कि आपको इजी हो समझने में। ये लीजिए, अब देखो कि 3 to 5, 5, 4, 9। अब 4, 3, 7, 7, 5, ये हो गया 12, ठीक है जी। अब देखिए ये हो गया 5, 4, 9, 9 और 6, 15, तो ये हो गया 15। ये उसके बाद 6, 5, 11, 11 और 7, 18। तो आप देखो कि ये तो इंडिविजुअल, ये जो आप देख रहे हो ये किस चीज को दिखा रहा है, इंडिविजुअल डिमांड को, इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है जी। अब ये वाला जो पोर्शंस है ये जो आप देख रहे हो यही क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड। जब डिफरेंट कंज्यूमर के डिमांड को हम एक जगह ले लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मार्केट। आई थिंक कि अब एक साथ ही मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं तो आप लोग समझे होंगे कि इंडिविजुअल डिमांड हमारा कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, ये इंडिविजुअल डिमांड है। और यही चीज यदि एक साथ हम प्लस कर दें यानी ए प्लस बी प्लस सी तो ये क्या शो करेगा, मार्केट डिमांड। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखो कि इसका यदि डायग्राम आप देखोगे तो मार्केट डिमांड क्या होता है और इन सबको यदि हम प्लस करेंगे तो देखो क्या होगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहां पे मैंने गुड y लिया है, ये गुड, यहां पे क्वांटिटी सॉरी यहां हम प्राइस लेंगे, यहां हम क्या लेंगे, प्राइस, और यहां हमारा क्या होगा, क्वांटिटी। अब आप देखो यदि मैं इसको प्लॉट कर दूं, यहां पे प्राइस को ले लेता हूं मैं, तो यहां पे 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 ये प्राइस हो गई। अब आप देखो कि क्वांटिटी हमारा हाईएस्ट कितना है, 18 है। यदि हम 2 लेके भी करें तो भी हमारा हो जाएगा, तो मैं इसको 2 ले लेता हूं। 1 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18 ये हमने ले लिया। 2 4 6 8 18 ये हमारा क्वांटिटी हो गया और प्राइस हमारा क्या हो गया, ये हमने y एक्सिस पे। अब आप देखो कि ये जब 5 प्राइस क्या होता है, जब 5 होता है तो A, पहले हम A का बना लेते हैं, तो A कितना यूनिट लेता है, 2 यूनिट। तो एक यहां पे आप इसके सामने एक पॉइंट ऐसे बना दीजिए और फिर 4 पे वो कितना यूनिट लेता है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट इसके सामने ऐसे ले लीजिए यहां, ठीक है जी। उसके बाद आप 3 ले लीजिए, 3 में आप देखिए कि 3 में वो 4 यूनिट लेता है, 3 में
वो 4 यूनिट लेता है जब प्राइस 3 होता है, तो इस 4 के बिल्कुल सामने ऐसे ले लो आप। उसके बाद 2, प्राइस जब 2 रुपीज होता है तो वो 5 यूनिट लेता है, तो 5 यहां आएगा और 2 के ठीक सामने ऐसे। इसको यदि मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे ये ड्रॉ हो गया हमारा, तो ये क्या हो गया, ए का डिमांड हो गया, तो इसको मैं ए ले लेता हूं। उसी तरह से सिमिलरली हम बी का भी ले लेते हैं। अब बी का देखो आप कि बी का 5 है हमारा प्राइस और इसकी 3 यूनिट हम ले रहे हैं, तो 3 यूनिट हमारा कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, और 5 यहां है हमारा, तो यहां पे हम ऐसे एक पॉइंट ले लेंगे। 4 पे हमारा 4 यूनिट आ रहा है, तो 4 पे 4 इसके ठीक सामने ऐसे, ठीक है, और 3 पे 5 हो रहा है, तो प्राइस 3 कितना है, यहां इसके ठीक सामने 5, यानी कि यहां आ जाएगा, यहां, ठीक है, और 2 पे 6, तो 2 यहां है और 6 यहां, तो इसके ठीक सामने, यानी इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ये ज्वाइन कर दीजिए, तो ये किसका डिमांड हो गया जी, बी का, ठीक है। अब आप देखो कि सी के केस में सी का डिमांड क्या है, तो 5 के केस में जब 5 रुपीज 5 होता है तो कितना वो कंज्यूम करता है, 4 यूनिट, तो 5 पे 4, यानी कि यहां आ रहा है इसका यहां डॉट ले लिया मैंने, यानी पॉइंट ले लिया, 4 पे 5 आ रहा है, तो 4 पे 5 5 5 5, प्राइस जब 4 है तो 5, यानी कि इसके यहां पे ऐसे, ठीक है। उसके बाद 3 के केस में हमारा 6 आ रहा है, तो 3 हमारा कितना है प्राइस, 3 के केस में 6, तो यहां आप इसके सामने एक पॉइंट ले लीजिए। उसके बाद 2 के केस में 7, तो 2 के केस में 7, तो 7 आपका कहां है, यहां है, इसको यहां ले लीजिए। फिर इस सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये किसका हो गया जी, सी का, ये किसका हो गया, सी का। तो इस तरह से ये डिमांड कर्व जो है इंडिविजुअल कंज्यूमर ए का हो गया, बी का हो गया और सी का हो गया। अब इसी को यदि मैं मार्केट डिमांड कर्व बनाऊं, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया, क्या हो गया, ये जो तीनों आप देख रहे हो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। अब आप आ जाइए मार्केट डिमांड कर्व पे, तो मैं आपको मार्केट डिमांड कर्व, जाओ मार्केट डिमांड कर्व पे। अब मार्केट डिमांड कर्व पे आप देखोगे क्या होता है कि 5 रुपीज में 9 यूनिट ले रहे हो, यानी कि 5 में 9 यूनिट, 9 कहां होगा, यहां, तो इसको हमने यहां ले लिया। उसके 4 रुपीज पे कितना हो रहा है, 12 यूनिट, तो 4 पे 12 कहां है, यहां, तो 4 पे आपने 12 ले लिया। और फिर 3 पे 15, तो 3 पे हमारा 15 हो रहा है, तो 3 पे हमारा 15 हमारा कहां है, यहां पे, तो 3 पे 15, तो हमारा ऐसे हो गया, यहां 3 के सामने हम ले लेंगे। उसके बाद 2 पे हमारा कितना, 18, तो 2 पे हमारा हो गया 18, तो 2 पे हम यहां 18 ले लेंगे, ठीक है। अब इनको आप यदि मिलाओ तो ये एक ऐसे लाइन कर्व बनेगी, ये हो गया, इसको मैं ले लेता हूं, इसको डी ले लेता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मार्केट डिमांड कर्व है, मार्केट डिमांड कर्व, ये हो गया मार्केट डिमांड कर्व। अब आप देखो, गौर करो इस चीज को कि ये जो जितने सारे कर्व बने हैं इसमें आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे होंगे। ये क्या है, स्टीपर, एबीसी जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है वो स्टीपर है, और मार्केट डिमांड कर्व क्या है, फ्लैटर है। इसका क्या मतलब हमने ये समझा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्टीपर होता है और मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर होता है। फ्लैटर और स्टीपर का क्या मतलब, कि इसका मतलब हुआ कि मार्केट डिमांड कर्व, आगे मैं आपको कराऊंगा इलास्टिसिटी में,
किसका मतलब हो गया कि मार्केट डिमांड कर्व हाईली इलास्टिक होता है। क्या होता है? हाईली इलास्टिक होता है। और ये क्या होता है? लेस इलास्टिक होता है। जो इंडिविजुअल डिमांड है वो लेस इलास्टिक होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है? हाईली इलास्टिक होता है। तो ये डिफरेंसेस आपने देखा आज। तो डिमांड आप समझ गए होंगे कि डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है। अब मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मैंने आपको बताया था फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड। अब इसमें हम देखते हैं आगे कि देखो आप इसको मैं मिटाऊं। समझ गए होगे आई थिंक आप लोग। क्लियर? अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं आगे आपको बताता हूं। अब देखिए मैंने कल बताया था आपको कि फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड, जिसमें कि या फंक्शंस मैंने बताया था ना कल। मैंने लास्ट क्लास में मैं आपको फंक्शंस बताया था, फंक्शंस ऑफ डिमांड। फंक्शंस ऑफ डिमांड में मैंने क्या बताया था आपको कि डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शंस ऑन पी एक्स, पी आर या पी ओ, वाई, टी एंड ई, सॉरी, ये बताया था। तो ये सारे फैक्टर, इसको हम फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां फंक्शंस लगा हुआ है, यानी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी फंक्शंस ऑन ऑल दीज फैक्टर, यानी एनी चेंजेस इन दीज फैक्टर इट्स इफेक्ट द डिमांड। अब ये सारे तो इंडिविजुअल डिमांड है। इसके अलावा यदि मार्केट डिमांड को यदि डिटरमाइन या उसका यदि फंक्शन देखोगे या डिटरमिनेंट्स देखो या फैक्टर देखो, तो उस केस में क्या होता है कि ये पॉइंट तो मार्केट को इफेक्ट करता ही है। प्राइस भी मार्केट को करेगा, रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी मार्केट में इफेक्ट करेगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स जो है वो भी इफेक्ट करेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी करेगा। इसके अलावा होता है जैसे कि सीजन, ये जो देख लो, ये हो गया एस फॉर हो गया सीजन। सीजन क्या है? जैसे मौसम चेंज होता है, आप देखो कि गर्मी के मौसम में गर्मी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसका डिमांड बढ़ जाता है, ठंड के मौसम में ठंड से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप देखो कि ये हो जाता है सीजन। तो सीजन भी फैक्टर है किसके लिए भाई? तो मार्केट डिमांड की। यदि आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मार्केट डिमांड, तो ये हो गए आपके मार्केट डिमांड के फैक्टर, या फिर इसको हम डिटरमिनेंट्स भी कह सकते हैं, डिटरमिनेंट्स। तो ये मार्केट डिमांड के फैक्टर भी हो गए और डिटरमिनेंट्स भी हो गए। तो पहला हो गया आपका सीजन। सीजन्स के अलावा हो गया आपका वाईडी, इसको हम लेते हैं वाईडी क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। वैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे कि नेशनल इनकम क्या है, लेकिन यदि नहीं पढ़े हो तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से 12th में पढ़ोगे नेशनल इनकम को। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम क्या है कि भाई नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पीपल। यदि मान लीजिए कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम का, तो इट मींस एवरी पर्सन हैव अ परचेजिंग पावर, हर किसी के पास परचेजिंग पावर है, तो कंजम्पशन कैपेसिटी ज्यादा होगा इकोनॉमी का और डिमांड ज्यादा होगा। उसके अलावा यदि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है नेशनल इनकम का, तो उस केस में मार्केट डिमांड पे इफेक्ट आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद आप इसमें और जोड़ सकते हैं पी यहां पे पीएन है, ये पीएन हो गया पॉपुलेशन। क्या है? पॉपुलेशन किसका भाई? नेशनल पॉपुलेशन, यानी इकोनॉमी का पॉपुलेशन। तो
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है और साथ में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी देखा जाता है कि जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होंगे, वहां पे डिमांड ज्यादा होगा, यानी मार्केट डिमांड वहां पे ज्यादा होगा। तो ये केसेस हैं जिसमें कि आप समझ सकते हो कि ये सारे फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स हैं। तो यहां हम कर देते हैं ईटीसी। ये आपका लास्ट वीडियो में रह गया था, तो ये मैं आज आपका कंप्लीट करा दिया। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। अब लॉ ऑफ डिमांड में है क्या कि लॉ ऑफ डिमांड में आपको आज जितना हो सकता है उतना कराऊंगा। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से, यानी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें और अच्छे से आप करोगे। अब लॉ ऑफ डिमांड देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सबसे पहले कि अदर things being constant, other things being constant, price of the goods and quantity demanded inversely related कहता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड। यानी कि इसमें क्या है कि प्राइस जो है वो डिमांड से इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली रिलेटेड का क्या मतलब? ये मतलब हुआ कि जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, और जब डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर जाएगा। जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगा, और प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसको आप देखो कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स मींस व्हाट? अदर थिंग्स का मतलब हो गया, बहुत इजी है। अदर थिंग्स का मतलब क्या होता है? मींस फैक्टर अदर देन प्राइस। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है कि अदर थिंग्स का मतलब कि फैक्टर अदर देन प्राइस। तो याद करिए आप, मैंने बताया है dx इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ p x p r y t एंड e। उसके अलावा अभी मैंने आपको फैक्टर डिटरमाइनिंग मार्केट डिमांड भी बताया। तो ये कहता है कि ये सारी चीजें जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। चेंज क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइस। तो इसीलिए इसमें अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, तो चेंज क्या हो रहा है भाई? प्राइस ऑफ द गुड्स। यानी प्राइस और गुड्स का जो रिलेशन होगा वो इनवर्सली रिलेटेड होगा। कब? जब ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी। अब ये सारी चीजें क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन। ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये सारी चीजें आपका कांस्टेंट होगा तो लॉ ऑफ डिमांड फंक्शंस करेगा। अब लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एजम्पशंस हैं। जो एजम्पशंस क्या है कि एजम्पशंस देखो आप, एजम्पशन देखिए, एजम्पशंस क्या है? तो नो चेंज, पहला एजम्पशंस होगा नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स यानी कि
सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। दूसरा एजम्पशंस क्या है भाई, नो चेंज, इसको ऐसे कर देते हैं, नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या हो गया भाई, तो नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फोर्थ ले लेते हैं, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, जो फ्यूचर प्राइस है उसमें भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो और भी है, सीजन्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम है, ये सारी चीजें, इसको आप ईटीसी ले सकते हो एक्सेट्रा। यानी ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी तो ही लॉ ऑफ डिमांड आपका काम करेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड काम कैसे करेगा, तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जो अदर थिंग्स है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वो कांस्टेंट होगा तो ही ये लॉ फंक्शंस करेगा। समझ में आई बात। तो इसका एक शेड्यूल बनाते हैं हम, डिमांड शेड्यूल बनाते हैं और फिर उसी का डिमांड कर्व बना लेते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा। रेस्ट जो पोर्शन होगा उसको भी हम देखेंगे। अब लॉ ऑफ डिमांड में इसको मिटाता हूं मैं, अब देखिए आप कि मैं डिमांड शेड्यूल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल में आप देखिए मैंने क्या किया, यहां ले लिया प्राइस और यहां ले लिया क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब प्राइस आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, जैसे मैं 5 ले लेता हूं प्राइस, 4 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं। अब इस केस में इसको इन्वर्स कर लीजिए तो आपको दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी 5 के केस में आप 2 ले लीजिए, 4 के केस में 3 ले लीजिए, इसके केस में 4 ले लीजिए और ये 5 ले लीजिए। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है ना कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड। तो देखा आपने कि प्राइस जैसे जैसे फॉल कर रहा है हमारा क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो हमारा क्वांटिटी। इसको यदि एक्सप्लेन करोगे तो आप कोई सा भी ले लो, कि आप ले सकते हो कि वी एज्यूम हियर द इनिशियल प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 4, एट दैट प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर इज 3, व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल फ्रॉम 3 to 2। Similarly, when price fall from 4 to 3, quantity demanded increase from 3 to 4। तो इस तरह से जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगा और प्राइस के फॉल होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। अब इसका यदि मैं डायग्राम बना लूं तो यहां एक डायग्राम ले लेता हूं मैं, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, यहां ओरिजिन, यहां हम क्या लेते हैं प्राइस, और जिस पे इफेक्ट आता है उसको हम x एक्सिस पे लेते हैं यानी कि क्वांटिटी। अब आप चाहिए तो यहां पे आप 1 2 3 4 5, ठीक है, या इससे बड़ा कर देते हैं गैप जिससे कि सुंदर लगेगा देखने में। मान लीजिए कि यहां हो गया 1, यहां हो गया 2 3 4 और ये 5, यानी 1 2 3 4 5 ये ले लिया मैंने। अब उसी तरह से यहां भी ले लीजिए 1 2 3 4 5, तो यानी 1 2 3 4 एंड 5।
अब आप देखो कि जब प्राइस 5 होता है यानी कि 5, तो क्वांटिटी कितना यूज हो रहा है 2, तो इसके ठीक सामने यहाँ पे एक आप पॉइंट यानी डॉट्स ले लीजिए। उसके बाद 4 पे वो कितना हो जाता है 3, तो प्राइस 4 का है यहाँ है, और 3 क्वांटिटी का है यहाँ है, तो इसके ठीक सामने यहाँ पे आप एक डॉट ले लीजिए। उसके बाद 3 जब प्राइस हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो जाता है 4, तो 4 से लीजिए और इसके सामने यहाँ ले लीजिए। और 2 के केस में 5, तो 2 के केस में 5, तो 5 यहाँ है, यहाँ पे आ जाए। अब इसको आप यदि मिलाओगे ऐसे, तो ये मान लीजिए ये डी और ये डी, डी आपका क्या हो गया डिमांड कर्व, ये क्या हो गया डिमांड कर्व, ये आपका डिमांड कर्व हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स क्या होता है कांस्टेंट होता है, चेंज क्या होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस, सिर्फ और सिर्फ प्राइस, और उसके चेंज होने से डिमांड पे क्या होता है इनवर्स इफेक्ट होता है। क्या इनवर्स इफेक्ट होता है भाई, तो प्राइस के इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगा, और प्राइस के फॉल करने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगा। ये इनवर्स रिलेशंस है। तो उसको आप शेड्यूल में और डायग्राम में इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया, और भी कुछ पोर्शन इसके हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जितना हो सके वीडियो को वॉच करें। आपको पूरे सीक्वेंस में आपको सारी सिलेबस आपको अवेलेबल हो रही है। तो और उसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शंस में कमेंट करें, और जिन स्टूडेंट्स ने बेल आइकन नहीं पुश किए हैं वो उसको पुश करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से आपके पास मिल जाए। जैसे ही वीडियो नहीं आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी चीज मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं वीडियो। अब आपका डिमांड पे ही अभी सीरीज चल रहा है, तो डिमांड पे ही अभी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो वेट करिए। थैंक यू।